ओके। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, और लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि लास्ट में हमने वेलोसिटी पॉइंट्स को डिफाइन किया था, जिसमें वेलोसिटी पॉइंट्स को कैसे डिफाइन किया था? हमने ऐसे डिफाइन किया था कि अगर देखोगे यहाँ पे, तो रो जो है क्या ले लिया हमने, डी क्यू एन एक्स वाई जेड, विच इज लाइक अ स्मॉल नंबर, एंड डी यू डी वी डी डब्ल्यू इज लाइक अ स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाला इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन 4 में ये वाला जो है, अगर आप इक्वेशन 4 देखोगे अगर, ठीक है, तो इक्वेशन 4 से क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका इक्वेशन 4 है, और इक्वेशन 4 को यहाँ पुट कर दो, तो डी क्यू एन एक्स वाई जेड क्या हो गया, एन एफ यू, ठीक है, एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर और डी क्यू एन की जगह, तो हमें रो इज इक्वल टू एन एफ यू। हाँ, अभी बोलो, अभी यू रेज्ड योर हैंड। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू है। उसके बाद जो आप देखो, तो हमने जब हमने कर लिया, तो डेंसिटी डिफाइन करने के बाद चूंकि हम जानते हैं कि देर इज नो प्रेफर्ड वेलोसिटीज, तो डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी पॉइंट रो इज कांस्टेंट। और डेंसिटी, चूंकि डेंसिटी है तो डेंसिटी को क्या करना है, कांस्टेंट रहना ही है। ये देखो, डेंसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब जो वेलोसिटी स्पेस है, वेलोसिटी स्पेस आइसोट्रॉपिक, मतलब कि वेलोसिटी कोई भी हो, कोई प्रेफर्ड वेलोसिटी नहीं हो सकता। सब सारे वेलोसिटीज, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, जेड डायरेक्शन में हो, उसको सबको इक्वल वेटेज है, दैट इज आइसोट्रॉपिक। इट हैज टू हैव अ सेम, इट हैज टू बी होमोजेनियस इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो, हमने जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो डिफाइन किया था, वो हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने डिफाइन किया था कि दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर या डब्ल्यू स्क्वायर, जो भी आप बोल लो। तो रो बिकम्स व्हाट, रो हमारा ऑलरेडी क्या है, एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 5 में देखा था, और विच इज रो इज कांस्टेंट, सो दिस वैल्यू विल आल्सो बी ये भी एक कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जैसे कि हम बता रहे थे कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालोगे मॉलिक्यूल्स का, वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब ये सी स्क्वायर विल बी अ कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इक्वेशन 6 से क्या समझ में आया कि अगर सी कांस्टेंट है, मेरा कर्सर देखो, अगर सी कांस्टेंट है, सी स्क्वायर, तो इसका मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 7 को, चूंकि ये कांस्टेंट है, तो जब रो को डिफरेंशिएट करोगे चाहे किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या दे देगा, 0। अब देखो यहाँ पे, और एन को भी कांस्टेंट है, तो एन को भी आप दूसरे साइड ले जाओ तो इट डजंट मैटर। ठीक है यार, नहीं भी लेके जाओगे तो एन लास्ट में बच जाएगा, और फिर जीरो जब उधर दूसरे साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई होके 0 ही देगा। तो अब इसको एफ यू एफ बी एफ डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता ही आप लोगों को क्या हो गया कि डेल एफ यू बाई डेल यू डी यू एफ वी, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे पहले, फिर एफ यू को डिफ्रेंशिएट करो। वन सेक, ये ले नहीं रहा है, ग्रेट। हाँ, अब देखो, तो इसको पहले हम क्या करेंगे कि एफ यू को डिफरेंशिएट करेंगे, और ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो मेरा पहला टर्म क्या आएगा डेरिवेटिव के हिसाब से, ये वाला टर्म आएगा। उसके बाद एफ वी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ यू एफ ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, और एफ वी को डेल वी के रिस्पेक्ट में इंटू डी वी हो जाएगा।
उसी तरह से एफ ओमेगा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये हुआ कि उसके बाद देखो क्या होगा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमने इक्वेशन 8 को जब डिफरेंशिएट किया तो सिंपल है, 2u du प्लस 2v dv प्लस 2 ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 9 और 10 हमको मिल गया इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को डिफरेंशिएट करने से। अब देखो ध्यान से, अब इक्वेशन 9 को हमें क्या करना है कि अब हमें इक्वेशन 9 को जो है डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड करना है किससे, एफ यू एफ वी एफ ओमेगा से, दोनों साइड। इस पूरे इक्वेशन में आपको करना है क्या, करना है हमें यहाँ पे, ये देखो ये वाला इक्वेशन जो है यहाँ पे, इसमें पूरे इक्वेशन में जो है हमें क्या करना है, जो है डिवाइड करना है किससे, एफ यू एफ वी एफ ओमेगा दोनों साइड से। जब दोनों साइड से जब डिफरेंस डिवाइड करेंगे तो आप देखो ध्यान से, एफ वी एफ ओमेगा पहले वाले में, ठीक है, जब पहले वाले में जब ये है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां देखो ये वाले में सिर्फ एफ वी एफ ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा नीचे, एफ यू बचेगा। और यहां पे क्या बचेगा, डेल एफ यू बाई डेल यू डी यू, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर एफ यू एफ ओमेगा कैंसल आउट हो जाएगा इससे जब डिवाइड करोगे, और नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा, एफ वी और डेल एफ वी बाई डेल वी, एफ ओमेगा इज डेल एफ ओमेगा बाई, ये तो बहुत ईजी है मतलब। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दिया आपने, और डिवाइड करने के बाद जो है नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद जो है, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको नीचे ले जाते हैं। अब देखो इक्वेशन 10 क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली बात 2 कॉमन ले लो और उसको दूसरे साइड ले जाओ। जब दूसरे साइड लेके जाओगे तो सिर्फ क्या बचेगा, इक्वेशन नंबर 12 बचेगा, यू डी यू प्लस वी डी वी प्लस ओमेगा डी ओमेगा। अब आ जाओ, अब इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 को ध्यान में रखना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 को ध्यान में रखना कि कैसे हम धीरे धीरे अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाते हैं। ठीक है, एक मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ लैग्रांजियन मल्टीप्लायर होता है। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर को, अगर आप देखोगे कि देयर आर ओनली 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सो आर्बिट्री वैल्यूज कैन नॉट बी गिवन टू ऑल 3 डिफरेंशियल। अब देखो यहाँ पे यू वी ओमेगा अगर है तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें से अगर कोई भी 2 वैल्यू पता होगा तो तीसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, यू वी ओमेगा, Yes, sir. क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो अगर इसमें से कोई भी 2 वैल्यू मिलेगा तो इसका मतलब तीसरे का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हुए, बेसिकली 2 हुए, कोई भी 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिट्री वैल्यू मतलब यू वी ओमेगा कैन नॉट ऑल हैव आर्बिट्री वैल्यू का मतलब कोई भी वैल्यू। तो इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू आप तीनों कोफिशिएंट को नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वही सिर्फ आर्बिट्री वैल्यू ले सकते हैं। इसीलिए इक्वेशन नंबर 12 में हम क्या करेंगे कि एक लैग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एम बीटा से। हमने एज्यूम किया एम बीटा, वेयर एम इज लाइक अ मास एंड बीटा इज लाइक सम आर्बिट्री अननोन फंक्शन विच यू डोंट नो। ठीक है, तो एम बीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो इक्वेशन नंबर 12 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे एम बीटा से, पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बनकर आ जाएगा, ये एम बीटा यू डी यू प्लस वी डी वी ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 13 बन जाएगा। अब देखो, अब एडिंग इक्वेशन 11 एंड 13, ये 13 वाला इक्वेशन और 11 ऊपर वाला याद करो, ये वाला इक्वेशन जो डिफरेंशियल वाला इक्वेशन था, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का क्या मतलब हुआ कि देखो ध्यान से, इसमें जो ड्यू वाला टर्म है और जो डिफरेंशियल वाला में जो ड्यू वाला टर्म है उनको इकट्ठा कर लो, इसमें जो डीवी वाला टर्म है और ऊपर वाले में जो डीवी वाला टर्म है उसको इकट्ठा कर लो, और उसमें जो डी ओमेगा वाला टर्म है उसको इकट्ठा कर लो। जब इन तीनों टर्म को इकट्ठा करके डी यू डीवी और डी ओमेगा को अलग अलग कर दो, ठीक है, तो हमें 3 इक्वेशन बनेंगे, एक ये डी यू वाला, एक दूसरा डीवी वाला और एक तीसरा डी ओमेगा वाला। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 14। ओमेगा का। अब हाँ, अब हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि जैसे मैंने अभी क्या बताया कि जब लैग्रांजियन मल्टीप्लायर हम डिफाइन कर देंगे तो इसका मतलब कि तीनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते,
क्यों? क्योंकि अगर कोई भी दो वैल्यू पता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट कितने हुए? कोई भी दो, और यू वी ओमेगा में से कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, दो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो सपोज मैंने ले लिया फर्स्ट केस में वी एंड ओमेगा को भी इंडिपेंडेंट ले लिया, ठीक है, यानी कि इनका जो डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल मतलब डीवी और डी ओमेगा, यहाँ ध्यान देना यहाँ पर इक्वेशन नंबर 14 में, कि जो इनका डिफरेंशियल होगा डीवी और डी ओमेगा, मेरा कर्सर देखना, डीवी और डी ओमेगा जो होगा वो जीरो होंगे। हम उनको असाइन कर सकते हैं। क्यों असाइन कर सकते हैं? क्योंकि चूंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, देयरफॉर दे कैन बी असाइंड आर्बिट्री वैल्यू। आर्बिट्री वैल्यू का मतलब हो गया हम उनको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इसीलिए डीवी और डी ओमेगा को हम जीरो भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका कि अगर हम आर्बिट्री मतलब कोई वैल्यू दे सकते हैं, तो अगर वी ओमेगा को हमने इंडिपेंडेंट मान लिया तो हमने मान लिया कि हमने उसको डीवी और डी ओमेगा को हमने जीरो असाइन कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 14 में देखो कि जब डीवी डी ओमेगा को जीरो पुट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म खत्म हो गया, क्योंकि डीवी डी जीरो मतलब ये पूरा दोनों टर्म जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये मेरा कर्सर देखो, सिर्फ ड्यू वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म सिर्फ एग्जिस्ट करेगा। और जब ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा तो अब देखो नीचे एक इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 15 सिर्फ बचेगा। उसी तरह से अब ध्यान देना जरा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तीन तरह से हम ले सकते हैं, ध्यान देना मैं बता रहा हूं। पहले हमने क्या किया कि वी और ओमेगा को इंडिपेंडेंट लिया और डीवी डी ओमेगा को जीरो पुट कर दिया, साइन कर दिया। उसी तरह से एक केस आएगा जहां डी यू और वी इंडिपेंडेंट होंगे और डी यू और डीवी को हम जीरो पुट कर देंगे। उसी तरह से डी यू और डी ओमेगा को हम जीरो पुट कर देंगे और डीवी को जीरो नहीं पुट करेंगे, यानी कि यू और ओमेगा को इंडिपेंडेंट मान लेंगे। यानी कि यू वी ओमेगा में से किसी भी तीन बार में से दो को इंडिपेंडेंट मानना है, और जब जब इंडिपेंडेंट मानेंगे उनको रिस्पेक्टिव जो आर्बिट्री वैल्यू असाइन करेंगे जीरो मानकर। अब आप देखो कि हम कितने इक्वेशन मिल रहा है। जब हमने डीवी डी ओमेगा को जीरो पुट किया था, नहीं वी ओमेगा को इंडिपेंडेंट लिया था, तो इक्वेशन नंबर 15 मिला। उसी तरह से जब v, ठीक है, जब v और u को हमने जीरो मान लिया तो डी ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो इसका मतलब हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। उसी तरह से ओमेगा और u जब जीरो रहेगा तो dv नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और इसीलिए हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यानी कि 15, 16 और 17 इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन वैलिड हो सकता है, डिपेंडिंग कि हमने कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज किया है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें 15, 16 और 17 इक्वेशंस तो मिल गए। इसका मतलब ये हुआ जब हमें 15, 16 और 17 इक्वेशंस मिल गए तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें लैग्रांज मल्टीप्लायर क्या था? एम बीटा। तो इक्वेशन नंबर 15, 16, 17 का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो बीटा लैग्रांज मल्टीप्लायर है, या तो वो एक कांस्टेंट होगा या किसी वेरिएबल का फंक्शन होगा। वेरिएबल का फंक्शन का मतलब होता है कुछ भी वेरिएबल, टेम्परेचर हो या आपका क्या कहते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का कोई फंक्शन हो, ये दोनों चीजें हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है, जिसको आप सॉल्व करोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसमें देखा गया कि जब बीटा को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कब सेटिस्फाई करता है? अगर हम बीटा को कांस्टेंट ले लें। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक्स कंपोनेंट लिया, एक्स कंपोनेंट मतलब इक्वेशन नंबर 15 को ले लिया मैंने। 15 एक्स कंपोनेंट का मतलब चूंकि यू एक्स का डायरेक्शन वेलोसिटी है तो हमने इसलिए उसको एक्स कंपोनेंट नाम दे दिया। और इक्वेशन 15 से हमारा जो इक्वेशन बनकर आएगा वो आप देखो क्या बन के आएगा, 1/fu del fu by del mu प्लस इज इक्वल टू माइनस बीटा में। कैसे? इक्वेशन ऑफ 15 में देखो इस वाले इक्वेशन को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इधर ना तो उधर जाए। हाँ अब देखो तो क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि इसको जब करोगे तो अगर ध्यान से देखो ये इक्वेशन और कुछ नहीं है, ये है क्या? ये है बेसिकली एक लॉग फंक्शन। कैसे? लॉग ऑफ एक्स क्या होता है? 1/x। तो उसी तरह से जब अगर डेल बाई डेल यू के जगह एफ यू बाई एफ यू कर दो, डेल एफ यू बाई एफ यू, यानी कि वो लॉग एफ यू होगा। कैसे? अगर इसको आप u के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे लॉग एफ यू को तो क्या देगा? याद करो, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है?
1/x dx, करेक्ट। तो Yes, उसी sir. तरह से उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, dfu by fu del by del u। जैसे अगर log 3x को Yes, sir. या log 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करते थे, 1/3x स्क्वायर 1/3. 3x Yes. स्क्वायर। उसी तरह से 1/fu इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6x. ये हो जाएगा del fu by del u इज इक्वल टू log ऑफ fu। ये log फंक्शन है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड, लेट अस इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या होगा, ये जो डेल यू है वो इधर चला जाएगा, इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो जब क्या हो जाएगा, m बीटा u du डेल यू या du, और यहाँ क्या बचेगा, डेल बाय log ऑफ fu। दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो d ऑफ log x क्या होता है, सिंपली इंटीग्रेट है तो इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन जो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट होके वो सिंपली log ऑफ fu दे देगा। और यहाँ चूंकि u du इंटीग्रेशन है तो आपको भी पता है कि u du का इंटीग्रेशन क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है इसीलिए उसके साथ एक कांस्टेंट भी होगा। नाउ चूंकि ये यहाँ log फंक्शन है इसलिए कांस्टेंट भी log फंक्शन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आगे आ जाओ, तो log ऑफ fu इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान देना, बीटा बाई 2 को कैसे, log ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा बाई 2 mu। क्यों लिख सकते हैं, देखो क्योंकि log और एक्सपोनेंशियल जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कहते हैं ना 1/x इंटू एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x, तो 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से क्यों लिख Yes, सकते sir. हैं, क्योंकि x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम log के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर दें, log याद रखना एक्सपोनेंशियल का मतलब ये log भी बेस e वाला है, log 10 वाला नहीं, ठीक है। तो log एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है, नहीं कैंसिल आउट हो जाता है। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह ले सकते हैं। अब ये ऑलरेडी यहाँ log a है, आपको ही पता है कि log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, मतलब log a b। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log बाहर हो जाएगा, और ये a और ये वाला जो है मल्टीप्लाइड Yes, हो sir. जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा log ऑफ a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा बाई 2 mu स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये log ऑफ fu हो गया तो दोनों तरफ log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, fu इज इक्वल टू a e माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा हाफ mu स्क्वायर। अब आ जाओ ध्यान से, उसी तरह से ये हमने x कंपोनेंट लेके सॉल्व किया था इक्वेशन नंबर 15, उसी तरह से सेम एज इट इज इक्वेशन नंबर 16 जब सॉल्व करोगे तो y कंपोनेंट वाला v स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। सेम इक्वेशन नंबर 17 को जब सॉल्व करोगे तो ओमेगा वाला टर्म आ जाएगा। तो fu fv और f ओमेगा जो फंक्शंस ऑफ वेलोसिटीज हैं, ये तीनों एक्सप्रेशंस हमें इक्वेशन नंबर 19 में तीनों x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट मिल जाएगा जब हम इक्वेशन 15, 16 और 17 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब इक्वेशन नंबर जो आपका ये है, इक्वेशन नंबर जो 19 है, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर जो 19 है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी पॉइंट है। तो जो डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी पॉइंट है इन इक्वेशन 5 वी ऑब्टेन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एफ यू एफ वी एफ ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिया हमने, देखो ध्यान से, तो ए 3 बार ए है तो ए क्यूब हो गया और ई रेज टू पावर माइनस बीटा और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, सी स्क्वायर के बराबर। तो हम आगे आ गए, तो रो बराबर ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 20, और रो बराबर ऊपर में हमने डिफाइन किया था क्या, डेंसिटी वेलोसिटी पॉइंट्स डिफाइन किया था, वेलोसिटी स्पेस, तो ये था। अब du dv इंटू डी ओमेगा क्या हो गया, विच इज लाइक अ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट कैसे हम निकालते हैं, जनरली हम क्लास 11 12 में पढ़ते थे, तो वॉल्यूम कैसे निकालते थे, अगर उसका रेडियस c है और c प्लस dc है तो इसका मतलब ये 4 पाई सी स्क्वायर, सी इज लाइक रेडियस, 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, तो क्या दे देगा, उसका वॉल्यूम दे देगा। अगर छोटा सा कोई इनफिनिटेसिमल पार्ट अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसका डीसी अगर थिकनेस है तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई सी स्क्वायर लेकर उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें दे देगा वॉल्यूम ऑफ दैट इनफिनिटेसिमल एलिमेंट, और वो इनफिनिटेसिमल एलिमेंट क्या है, डी यू डीवी डी ओमेगा के बराबर।
अब ये dq(n(x)y) क्या है? इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू dn हो गया ये। अब देखो इक्वेशन नंबर 21, 22 और 20 से देखोगे, अगर आप पुट करोगे इसमें तो रो बराबर क्या हो जाएगा? dq(n) की जगह dn और du dv d ओमेगा की जगह हो जाएगा 4πc² dc। अब इक्वेशन नंबर 20 और 23, 20 मतलब ऊपर वाला इक्वेशन, ये देखो ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को 23 के इक्वेशन से अगर तुम कंपेयर करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा? dn/4πc² dc n इक्वल टू दिस। तो dn/dc इज इक्वल टू दिस, therefore dn will be equal to this, which we get is equation number 24। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है, जहां पर c इज लाइक ऑलमोस्ट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसके हिसाब से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है। और इसमें जो b है, स्मॉल b इज लाइक अ कांस्टेंट, और वो लैग्रांजे मल्टीप्लायर बीटा m/2 हाफ ऑफ बीटा m को तरह हमने कंसीडर किया है। और बीटा जो यहाँ पर होता है, इट इज लाइक अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज इक्वल टू 1/kt की तरह होता है, where k is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t is like a temperature। तो जब यहाँ पुट करोगे तो बीटा की जगह 1/kt, तो ये b बराबर क्या हो जाएगा? m/2kt। और जब हम dn/dc वर्सेस अगर c प्लॉट करेंगे तो हमें जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज मिलेगा, कुछ इस तरह का गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का कुछ मिलता है। और आप देखो कि पहले इंक्रीज हो रहा है, then there will be decrease, so you'll see there Decrease, like, so what you see कि there will be very few number of molecules, यहाँ ध्यान दो ग्राफ को, इसका मतलब है कि there will be very few number of molecules which will have a small velocities, and there are very few number of molecules which will have a large velocity, large root mean square speed, but most of the molecules will have the velocities almost similar to each other, almost in a certain range। ये इस रेंज और इस रेंज के अंदर में आप देखो कि ये सारे मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटीज लाई करेगा, एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आप देखो उसको हमने सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन में पुट किया है, और हमने बताया कि जो a और b हमने लिया है वो इस तरह से पुट किया है, और इस इक्वेशन को dn/dc को हमने इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को एक्सप्रेस किया है।